सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क में कोरोना के केसेस और इसकी वजह से होने वाली अमात बढ़ती जा रही है। यह हकीकत है कि सिंध ने कोरोना को रोकने के लिए ज्यादा लॉकडाउन किया, लेकिन सिंध में वबा के फैलाव की शरह फिर भी ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? इस वबा से खतरा कितना है? विफाकी और सूबाई हुकूमतें इस हवाले से दुरुस्त कदम उठा रही हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका आज खुद नोटिस ले चुकी है। आज भी हुकूमतों की कारकर्दगी अदालती कटहरे में थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सरापा सवाल थे कि आवाम से लिया गया पैसा कहां खर्च हो रहा है। किसी मामले में शफाफियत नजर नहीं आ रही। खरबों रुपए खर्च किए गए हैं और मरीज सिर्फ 5000 है। अदालत ज़कात, बैतुल माल फंड्स के इस्तेमाल पर भी हैरान परेशान थी कि पैसा किस लिए है और खर्च कहां किया जा रहा है। अदालती कटहरे में इन मामलात का जवाब देखिए सिंधों की जानिब से क्या आए। इस वक्त मुसलसल लॉकडाउन और कारोबार की बंदिश पर ताजरों का सबर जवाब दे गया है, जिन्होंने कारोबार की इजाजत देने के लिए सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। खबर यह है सिंध हुकूमत बारी बारी मुख्तलिफ कारोबार खोलने की इजाजत देने जा रही है। किस दिन कौन सा कारोबार खोला जाएगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। बाकी सूबे क्या फैसला करते हैं देखना यह भी अहम होगा कि अगर कारोबार खुलता है तो हिफाजती तदाबीर पर अमल को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ रमजान मुबारक में मसाजिद खोलने पर हुकूमत और उलमाए किराम 20 नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हो गए हैं। रमजान मुबारक का पहला जुम्मा यौम तौबा और रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। पूरी कौम की दुआ है कि रमजान की बरकत से इस वबा से दुनिया की जान छूट जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे रहनुमा वबा के दौर में भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। यह अवामी खिदमत है या फिर काबिल मजम्मत, इस पर बात करेंगे और आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ नैब के बड़े फैसले का भी जायजा लेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। खरल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद नोटिस लिया हुआ है, आज ज़कात का पैसा किधर जा रहा है, बैतुल माल का पैसा किधर जा रहा है, मज़ारात से जो पैसे आते हैं उससे अफसरान की तनख्वाहें कैसे जा रही हैं, ये सब सवाल थे। उनका शफाफियत नज़र नहीं आ रही। ख़ासतौर पे मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत की बात करें कि किस तरह राशन तकसीम हुआ, वो बात भी है। विफाकी हुकूमत में भी उन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन विफाकी हुकूमत का तो डाटा तो शायद मौजूद है जो 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम में दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत का जो उसामा साहब जो भी है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो वफाकी हुकूमत की जानब से जो 12,000 एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जिस तरीके से एक इंतहाई शफाफ तरीके से डायरेक्ट जो बंदा है उसको मिलता है और बाकायदा एक सिस्टम के तहत वो मिलता है, उसके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता। कोई महकमा, कोई बंदा, कोई इंडिविजुअल अगर वो रिसीव करता है, थंब इम्प्रेशन और वेरिफिकेशन का सिस्टम है बाकायदा पूरे सिस्टम के अंदर, और डुप्लीकेशन भी नहीं हो सकती और एक फैमिली का बंदा ले भी ज़्यादा नहीं सकता। और फिर जिस तरह 4, 4.5 करोड़, 5 करोड़ तक ये डिसीजन हो गई थी, लेकिन उसमें बाइफ्रिकेशन भी उन्होंने करके 1 करोड़ 20 लाख का डाटा निकाला था। तो मेरा ख्याल है उसके अंदर अभी तक ऐसी चीज़ सामने नहीं। हाँ, कुछ नौसरबाजों ने, कुछ स्विंडलर्स ने इस तरीके से एक्सप्लॉइट करके इसमें करने की कोशिश की, तो उस पर ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। बाकी रहेगी बात जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो आज चूँकि केस दोबारा इसकी समाअत थी, तो बुनियादी जो चीज़ें उन्होंने कही, एक तो उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत की जानब से जो अदाद शुमार है, ये 8 अरब की जो तकसीम की बात हो रही है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें एतमाद नहीं है। नंबर 2, दूसरा उन्होंने कहा कि सूबों को जो फंड दिए जा रहे हैं उसकी निगरानी का प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तीसरी जो आपने बात बताई है उसामा साहब के 5,000 लोग अभी तक जो सामने आ रहे हैं और अरबों रुपए जिस तरीके से वफाकी और सूबाई हुकूमतें और इतने बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, और उसके लिए जिस तरह आपने बताया कि ज़कात और बैतुल माल के जो पैसे हैं वो भी उसको उस यानी इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ें सामने आई हैं, ये जो उनकी तफजात हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी सवाल है। टैक्स पेयर का हर पाकिस्तानी शहरी, ये उसका हक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी अवामी मफाद की जब बात आती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंद भी है आईने पाकिस्तान के तहत कि अवाम के जो फंडामेंटल राइट है, अवाम का जो पैसा है, अगर एग्जीक्यूटिव साइड पे कहीं ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है, कहीं वहाँ पे जो यानी किसी हकदार का पैसा, जो हकदारों का पैसा वो हेड से निकाल कर दूसरी हेड में डाला जाता है, या जो हुकूमत कोई भी वफाकी हो या सूबाई हो, वो मुख्तलिफ मदाद से पैसे निकाल कर, यानी अब देखें ना ज़कात के लिए एक पूरा मैकेनिज्म है
इस तरीके से बैतुल माल के लिए अगर वो पैसा आप निकाल लेंगे, उसामा से बड़ी अहम बात है। जी, तो उससे लाखों जो लोग मुस्तफीद होते हैं, जो ज़कात के मुस्तहिक लोग हैं, जिनको हुकूमत ज़कात के जरिए पैसे पहुंचाती है, जिनको बैतुल माल के जरिए पैसे पहुंचाए जाते हैं, अगर वो फंड आप निकाल लेंगे तो उन बंदों का क्या इस्तेसाल या हक तलफी नहीं होगी। वो तो कोरोना की वजह से उनको मदद नहीं मिल रही, लेकिन जो बैतुल माल और ज़कात वाले लोग हैं, जी जरूर, उनको कोरोना की वजह से अगर दूसरे इफेक्टिव तो नहीं है वो। इसमें जो सबसे अहम चीज है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जस्टिस गुलजार ने, चीफ जस्टिस ने, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से ये पूछा था कि जनाब ज़कात का जो आपके पास पैसा आ रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, वो पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, बैतुल माल का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट उसका जवाब नहीं जमा करवा सकी, जो सबसे बड़ा इशू है। ज़कात का पैसा सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़कात से जो बैंकों को पैसा देते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है और जो उसके बाद सूबों में तकसीम होता है, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग करे, पता होना चाहिए कि ये पैसा जो है ये किस पर्पज़ पे इस्तेमाल हुआ। मसला ये है कि जो अफसरान के TAD है, अफसरान जहाज़ों पे सफ़र कर रहे हैं, अफसरान गाड़ियों पे सफ़र कर रहे हैं, अफसरान की तनख्वाहें जो हैं, अब DG बैतुल माल जो है उसकी। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एतजाज़ हसन साहब, चंद अहम जो रिमार्क्स हैं आज की प्रोसीडिंग के, वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। पहले भी जब आपसे प्रोग्राम के हवाले से बात हुई थी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सुना है सोशल मीडिया पर, हर तरफ। तो आपको, आपके तज्ज़िये को, आपकी बातों को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी ज़कात का और बैतुल माल का पैसा कहाँ जाता है, इसका हमें हिसाब दिया जाए। फिर वो ये कह रहे हैं कि ये अफसरान की तनख्वाहें किस तरह इस मद में से दी जा सकती हैं, मज़ारात के पैसों में से और दीगर ज़कात और बैतुल माल के इन पैसों से उनकी तनख्वाहें जानी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि शफाफियत नहीं है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वफाकी हुकूमत है, पैसा किस तरह से वो खर्च कर रही हैं, कुछ शफाफियत नहीं नज़र आ रही। वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है तो आप बाहर से चीज़ें क्यों खरीद रहे हैं, पैसा तो फिर बाहर ही रह गया, मुल्क में क्यों नहीं चीज़ें बनाई जा रही। फिर करंटीना सेंटर्स के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे अहम बात वो ये कह रहे हैं कि 5000 मरीज सामने आए हैं और आपने अरबों खरबों रुपया लगा दिया है। इसकी क्या वजह है कि मरीज 5000 हैं और अरबों खरबों रुपये आप क्यों खर्च रहे हैं? तो एतजाज साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मुझे तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत के इस किस्म के इख्तियारात को इस्तेमाल करने के इख्तियार अदालत के पास बहुत है, पर अदालत को चाहिए कि कोई अब ये अगर पैसे की बात है तो बज़ाहिर तो बड़ी सिंपल लगती है कि 8 अरब और 8 अरब कहाँ, पर इसकी जब फोरेंसिक्स जब तक ना हो तो किस तरह कहा जा सकता है। और फोरेंसिक्स बड़ी मेहनत तलब चीज़ है, उसमें तमाम रिकॉर्ड और सब कुछ देखना पड़ता है। यूं ही कह दें कि जी आपके पास ये नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मदाखलत है एग्जीक्यूटिव के अमूर में। अगर कहीं मैं समझता हूँ क्योंकि ये है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैटर, ये है कोई एक दिन में, 1-2 दिन में 2-3 बंदों को बैठ के इसका फैसला कर देने की बात नहीं है। इसमें प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रूरी मातहत ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर पहले से राय कायम कर लेता है तो फिर किसी और राय की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये मसला मेरे ज़हन में आता है कि ये अदालत के लिए ये कई ऐसे इक़दाम करने नहीं चाहिए। अगर करने चाहिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसमें कोई, क्योंकि सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन का कुछ इख्तियार कुछ तो यकीनन है। अब वो ये जो उलमा कर रहे हैं कि जी तरावियाँ भी होंगी, मस्जिदें भी खुली रहेंगी, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ 20 नुकात पे मुआहदा कर लिया है, और ये हुकूमत तो ने तो घुटने टेक दिए हैं उलमा के सामने कि अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुआहदा है 20 नुकाती मुआहदा सदर का और उलमा का, इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? लाखों मस्जिदें हैं। एक दफा आपने कह दिया कि मस्जिदों में जाके
बाजमात नमाज हो सकती है, सिर्फ 3-3 फुट का फासला हो, 6-6 फुट का फासला सफ में हो, और क्लोरीन से धोई जाए। मेरे मोहल्ले की 7 की 4 मस्जिदें हैं, कौन सी क्लोरीन से धोई जाएगी? कौन जाके उसको देखेगा कि ये क्लोरीन से धो रहा है मौलवी के नहीं, या मौलवी खुद अब क्लोरीन के पैसे अपनी जेब में डाल रहा है। और फिर वहाँ जाएंगे लोग और वो यहाँ से फैलेगा जरसूमा। इनको समझाने की बात है, इन उलमा को, इन सो कॉल्ड मुबैना उलमा को समझाने की बात है कि अल्लाह ताला ने कुछ जो असूल बनाए हैं, उन असूलों पे उसने कहा मेरे असूलों पर चलो, और जब मेरे असूलों पे चलोगे तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। वरना ये दुआएं, कहते हैं जी मस्जिदों में बड़ी दुआएं होती हैं और दुआओं से जाके हमें अल्लाह ताला की रहमत होगी। दुआओं से ही अगर अल्लाह ताला की रहमत होनी होती तो पाकिस्तान कोई क्रिकेट मैच ना हारता। दुआओं से अगर होनी होती रहमत अल्लाह ताला की, तो हॉकी हमारी आजकल 0 ना हुई होती। और ये दुआएं लोगों की इनके साथ थी, इन प्लेयर्स के साथ। पर अब ये कहना कि दुआओं के साथ होगा, दुआओं के साथ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुछ असूल बनाए हैं और असूल हमें समझा दिए हैं। अब उनमें एक असूल ये है कि ये जो कोरोना का जरसूमा है, इसके लिए 6 फुट अगर दूर आप नहीं रहेंगे तो आप मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, आपको जरसूमा पड़ जाएगा। तो ये आप नमाज पढ़ रहे हो, आप गिरजे में हो, आप किसी जगह पे हो, ये अल्लाह ताला ने असूल बनाया है जिसको हमने, हमारी समझ में आ गया है। और जहाँ जहाँ ये सोशल डिस्टेंसिंग रही है वहाँ ये जरसूमा नाकाम हुआ है। चीन में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग से नाकाम किया है। सुप्रीम कोर्ट इनको रोके, एक वर्डिक्ट दे कि जी मस्जिदें बंद होगी, जुर्रत करें, मैं और कौम की ये खिदमत करें। अगर मस्जिदुल हरम शरीफ बंद हो सकती है, मस्जिद नबी बंद हो सकती है, इनसे बड़ी तो नहीं है इनकी मस्जिदें, इनकी मस्जिदें बड़ी तो नहीं है, इनकी ज्यादा मोतबर तो नहीं है मस्जिदें। ये क्या उलमा हमारे जो चांद को, जिनके होते हुए हर साल पाकिस्तान में 2 ईदें होती है और ये इस्तीफा भी नहीं देते। अच्छा, और खैबर पख्तूनख्वा से जो कोई शहादत मिली हो, वो मुसलमान की शहादत उसको तस्लीम नहीं करते। ये अभी बैंक में बैठे हुए की बिल्डिंग पे बैठे हुए कराची। तो अच्छा, लेकिन बाबर साहब, लेकिन इत्तेजाज साहब, इस पे गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि वो एक प्रिंसिपल स्टांस लेती, थोड़ा सा सख्ती करती। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि कोरोना का फैलाव की वजूहात जो हैं ये मदारिस और मसाजिद हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था, गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को इसमें सख्ती से स्टैंड लेना चाहिए था। और देखो मुराद अली शाह ने लिया इस पे, उसने हर जुम्मे पे कर्फ्यू लगाया, जुम्मे पे कर्फ्यू लगाया और वो हिम्मत की है उसने। ये गवर्नमेंट ने घुटने टेक गई है इन मौलवियों के जो एक ईद नहीं करवा सके कभी, जिनकी बरकत से 2-2 ईदें, 3-3 ईदें इस मुल्क में होती हैं, उनकी बरकत पे उनके आगे घुटने टेक के गवर्नमेंट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना है तो इसमें करे। इत्तेजाज साहब, अभी आपने मुराद अली शाह साहब की बात की, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई वो बेहतर काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं को टारगेट करती है और फेडरल गवर्नमेंट भी उनको टारगेट करती है। तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए बजाय इसके कि दोनों सारे अदारे उन्हीं को टारगेट किए जा रहे हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो 5 हुकूमतें हैं और 6-7 हुकूमतें हमारी, 4 सूबों की, एक वफाक की, एक गिलगित बल्तिस्तान की, एक आज़ाद कश्मीर की, 7 हुकूमतें हैं। 7 हुकूमतों में अगर कोई काम, कोई मेहनत, कोई मतलब है जिसका नजरिया और नजर दुरुस्त समत में है, वो मुराद अली शाह लगता है। मुझे तो ये लगता है, कौम को भी ये लगता है। अब मुराद अली शाह के पीछे पड़ जाए। मुराद अली शाह ने जुर्रत दिखाई है मस्जिदें बंद करके, और मस्जिदें बंद करनी कोई, मैं मस्जिदों के खिलाफ नहीं हूँ कि मस्जिदें बंद करवाने की मुझे खुशी है, मुझे अफसोस है। मुझे अफसोस है कि इस दफा शायद हज ही ना हो। आप सोच सकते हैं शायद हज हो ही ना,
मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए, हाजियों के लिए बंद रहे, और हमारी मस्जिद जो छोटी सी 1.5 इंच की मस्जिद है वो ज्यादा अहम है, उसमें से जरसूमा नहीं फैलेगा जी, क्योंकि ये है अल्लाह ताला का कानून के अगर आप खिलाफ जाएंगे तो उसमें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब 20 नुकाती उसमें नुकात है जिस पर अमल किया जाएगा, यही कि 6 फुट का फासला होगा हर शख्स में, तस्वीर भी दिखाई गई हैं, सफ़ों में भी ज़्यादा फासला कहा गया है, और अगर कहीं कुछ हुआ रिपोर्ट तो किसी भी वक्त हुकूमत फिर वो उस जगह को बंद कर सकती है या इस पर रिव्यू भी किया जा सकता है। तो वो अब ये एक लंबी बहस है, वो कहते हैं कि जी आप बाकी मार्केट्स खोल रहे हैं। खैर मैं जिस बात पर आना चाह रहा हूँ, अर्ज़ी है कि इस पर आपने जिस तरह बात की है काफ़ी, ये जो टाइगर फोर्स वाला मामला है ये भी पॉलिटिसाइज हो गया है। अब पीपल्स पार्टी कहती है कि शायद हम भी कोई पीपल्स फोर्स फिर बनाएं, तो आप क्या समझते हैं, मतलब अगर पार्टी को हम छोड़ दें, क्या ये टाइगर फोर्स होनी चाहिए थी, और अगर ये रजाकार फोर्स अगर कोई बन रही है तो क्या फिर हर पार्टी को अपनी अपनी बनानी चाहिए? देखिए, पहली तो बात यह है कि एक मैं अर्ज कर दूं और इस पे आता हूँ, ये बड़ी अहम आपने बात की है, बहुत अहम बात की है, पर इस पे मैं आता हूँ। मैं इतने बयान कर दूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा इन वाइजों के बारे में, ये ऐसे अनापरस्त तकब्बर वाइज, और आपने देखा था किस तरह मुफ्ती मुनीब ने क्या है वो टेलीफोन फेंका था एक मीटिंग में, और किस तरह ये अल्लामा इकबाल ने कहा वाइजों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा, अपनी हर बात को आवाज खुदा कहते हैं, बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती, बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत ज़ाती, दीन की आड़ में क्या करते हैं क्या कहते हैं, और तेरे बंदों का जो ये हाल है शाफ़ाए हश्र, मेरे जैसों को तो क्या जानिए क्या कहते हैं। तो ये आला उलमा है, इनकी हम इज्जत करते हैं, कोई इज्जत नहीं करनी चाहिए, इनका कोई नहीं सुननी चाहिए बात। और लेकिन रज़ा साहब सबसे मैं असद खलबो सबसे अहम एक बात और भी है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब रूते हलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो बेशक एक सिंबॉलिक होता है, मेरा हुकूमती नॉमिनेशन है, तो वो हुकूमत जो है रियासत को वो तो पाबंद है वैसे भी, और वैसे भी इस्लाम भी यही कहता है कि रियासत जो भी कोई उसका अमीर होगा उसको अतात लाजम है भी है कि मुसलमान भी, और हमारे आइन का भी प्रियम्बल ये है कि हर चीज़ कुरान और सुन्ना से बाहर नहीं जा सकती, जिस तरह बड़ी तफसील से आपने बताया। तो फिर ऐसे उलमा इकराम जिनके पास सरकारी आज़ादी बेशक ओहदे हैं, तो क्या वो रियासत के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? उनको करनी ही चाहिए, और ऐसे मामलात पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते जो मामलात खुलाए आमा के हैं, और कौम को आवाम को बचाने के लिए। अब आप ने कोई ये बताया है कि जिस मस्जिद में से कोरोना की वबा फैलेगी उस सिर्फ उसको नहीं बंद होना चाहिए, उस मौलवी को उस मस्जिद के अंदर बंद कर देना चाहिए। अच्छा एजाज साहब, वो टाइगर फोर्स वाली बात, अब जरा कुछ सियासी पहलू पर आ जाए। टाइगर फोर्स की मैं अर्ज करूँ, टाइगर फोर्स जो है ये बहुत गलत इक़दाम है हुकूमत का। ये देखो, पहले तो टाइगर फोर्स और ये कोई पीपल्स फोर्स की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पोलियो वर्कर्स हैं, यहाँ टीचर्स हैं, आप उनकी तनख्वाहें दे रहे हैं, वो मकामी लोग हैं, वो जानते हैं घर घर को, वो इलेक्शंस में पोलिंग स्टाफ रहे हैं कई 5-5, 6-6 इलेक्शंस में, वो उनको तरतीब है किस तरह रिकॉर्ड रखना है, उसकी उनको महारत है, ये सब कुछ। अब ये पोलियो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, इनको स्टाइपेंड्स दें आप थोड़े से, इरिगेशन के वर्कर्स हैं देहात में, इनको स्टाइपेंड्स दे दें, थोड़ा सा ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, और बजाय ये कि आप एक टाइगर फोर्स बनाए। अब टाइगर का लफ्ज इमरान खान की पीटीआई की जमात के साथ मुंसलिक समझा जाता है कि वो टाइगर, इमरान खान के टाइगर। अब अगर इमरान खान के टाइगर रहेंगे और उनके जरिए बांटा जाएगा सरकारी राशन और माल और रकूम, तो जाहिर है दूसरी जमातों का भी हक है, तो जमात इस्लामी का भी हक है, पीपल्स पार्टी का भी हक है। पीपल्स पार्टी क्या जी हम पीपल्स फोर्स बनाते हैं,
ये हमारे जरिए बांटा जाए, क्योंकि ये नहीं बांट रहा है मुनसिफाना तौर पे। इंडिया में देखे हो रहा है ना, इंडिया में अब वो मुसलमानों को नहीं दे रहा है और मुसलमानों के ठेलों से नहीं खरीद रहे हैं। इंडिया में एक शोर पड़ा हुआ है। अब ये शोर अपने खिलाफ डलवाने का इस हुकूमत को क्या शौक, क्या मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इमरान खान को क्या शौक है कि वो ऐसी बात करे कि वो सारा उसका अगर निज़ाम अच्छा भी चल रहा है तो वो उसको भी उस पर भी एक सवालिया निशान आ जाए। इसमें तो नैब का केस बन जाएगा। अच्छा, लेकिन जब टाइगर फोर्स आप बनाते हैं और टाइगर फोर्स आप बनाते हैं तो आप ये जिम्मा लेते हैं कि ये मेरे टाइगर है और ये इस राशन को बांटेंगे, और अगर राशन में वो बांट में नहीं ठीक उतरते तो नैब वाले पूछेंगे। जी, लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब ये कह रहे हैं कि हर एमएनए एमपीए इलाके का वो पार्टी उसकी जो भी हो वो उसको देखेगा, मजिस्ट्रेट भी होगा, तो पूरा एक मैकेनिज्म वो तैयार करना चाह रहे हैं कि उसको यानी एमपीए के अंडर होगा। अब एमपीए पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, नहीं वो एमपीए पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, पर वो टाइगर जो इससे टाइगर 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 जियाला जो लफ्ज है, अगर जियाला फोर्स बनाई जाए जी जी तो वो मंसूब होगी पीपल्स पार्टी के साथ। जियाला जहां भी आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ होगा, चाहे वो फर्ज करो मुस्लिम लीग नवाज का क्यों ना हो। अगर वो जियालों की साथ में आके खड़ा होगा तो जियाला कहलाएगा पीपल्स पार्टी का। ये क्रेडिट लेने का वक्त नहीं है, ये सबको साथ लेने का जो वक्त है। कहते कायदे आज़म फोर्स बना रहे हैं, कहते जिना फोर्स बना रहे हैं, नाम रखते ये सारे ही जा सकते, किसी को परवाह ना होती। अब ये अपना क्रेडिट लेने की वास्ते ये टाइगर का लफ्ज, वो टाइगर को पाकिस्तान का जानवर है, टाइगर तो सुंदरबन में होता है और इंडिया में और भोपाल में और इधर होता है। हमारे यहाँ तो स्नो लेपर्ड है जो एक बड़ी क्या बिग कैट है। तो ये करना, टाइगर फोर्स बना लेना, मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट और इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती है। अगर इसको बदयांती कहा जाता तो गलती बिल्कुल कहा जाता। अच्छा एतजाज़ साहब, आज चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब ने एक सवाल उठाया है कि ये जो बैतुल माल और ज़कात का पैसा और उससे टीए तनख्वाहें और जो सारा मामलात है, तो उस हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से उन्होंने राय भी तलब की है कि क्या ये पैसा खर्च हो सकता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये इनको जजेस का काम इस तरह नहीं है, इसको भेजना चाहिए उनको ऑडिटर जनरल के पास, ऑडिटर जनरल ऑडिट करे, वो रिपोर्ट दे और वो महकमा वो देखे। ये अपने पास रखना, तो मैं तो इसके सुओ मोटो के ऐसे इश्तिहारात के खिलाफ हूँ। सुओ मोटो का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खरल साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि सुओ मोटो की अपील कोई नहीं। हम खुर्शीद शाह, रजा रबानी और जब मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन था सेनेट में, हमने नवाज शरीफ साहब से रुजू किया प्राइम मिनिस्टर से कि एक दो अमेंडमेंट्स करें कॉन्स्टिट्यूशन में। एक सुओ मोटो की अपील लगा दे। सुओ मोटो को हम निकाल नहीं सकते, अगर निकालते उसको रिपील करते, मनसूख करते, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो हमारी अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की को इलीगल करार दे देगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को 229 आर्टिकल के तहत पर कर दे। हमने कहा अपील डालते हैं, सही है, अपील टू ए लार्जर बेंच। बिल्कुल ठीक है। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, दिल में सोचा कि ये, और वो वहाँ बैठे उनके साथी कहने लगे ये तो पीपल्स पार्टी वालों को आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इत्तेज़ाज़ साहब, बहुत आपके वक्त का, बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार को खोला जाएगा, सिंध हुकूमत क्या करेगी, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, कुछ ताजरों से, ताजर रहनुमाओं से बात करेंगे।
लेकिन ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमतों पर दबाव है कि कारोबार को खोला जाए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अब इतने हफ्तों के बाद भी अगर कारोबार नहीं खुलता तो लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ताजिर रहनुमा है, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। और नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दोनों ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले अतीक मीर साहब आपसे बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत के हवाले से ताज़ा खबर यह है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के और वज़ीर कानून भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3 हमने अदविया साज जो फैक्ट्रियाँ थीं सनती यूनिट से उनको बंद कर दिया है क्योंकि SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। अब आप क्या समझते हैं कि ये अब तकरीबन जो हमारी इतलात है कि ये फाइनल हो गया है कि चंद दिन मुख्तस किए जाएंगे कि इस दिन ये वाले कारोबार और इससे जुड़े कारोबार खुलेंगे, फिर फलां दिन जो है ये कारोबार होगा लेकिन बाकी बंद होंगे। तो आपके लिए कितना काबिल अमल होगा ये? और ये SOPs पर अमल दरामद ये कहते थे सब कि अदविया साज कंपनियां सबसे ये तो पहले हमेशा से खुली नहीं कि भाई मेडिकल स्टोर्स खुलने चाहिए, लेकिन SOPs पर देखिए अमल नहीं हो रहा। फिर आपसे हम कैसे ये तवक्को करेंगे कि आप ये यकीन दहानी आपकी ये काम आएगी कि भाई आपके कहने पर सारे ताजिर जो है SOPs पर अमल करेंगे कि जी 6-6 फुट दूर लाइन लगी होगी, लोग मास्क पहन के आएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, कोरोना के अजाब से पहले भी मैं चूँकि कराची की हद तक बात करूँगा, कराची की मार्केटों में मंदी, इक़्तिसाद, बाजारी और जिस तरह के सन्नाटे थे, लेकिन चूँकि खुली मार्केटों में, खुली दुकानों में एक इंतज़ार होता है कि ख़रीदार आएगा और ये रब की शान है कि वो कुछ ना कुछ आपकी कोशिशों के नतीजे में रिस्क रोज़गार देता है। उस पर मुकम्मल बंदिश के बाद वो जो एक टूटी हुई कमर थी उस पर एक और ज़रबे शदीद ये लॉकडाउन की पड़ गई। तो अब उस पर अमल दरामद, जहाँ तक ताजरों की बात है तो देखें, मैं जिस किस्म के ताजरों की या तिजारत की बात करता हूँ उसमें ऐसा मुमकिन है, जबकि आप देखते हैं कि गोश्त की दुकानों पे रश होता है, कोई सैनिटाइज़र नहीं है, कोई मास्क नहीं है, दूध की दुकानों पे लाइनें लगी हुई हैं, कोई सैनिटाइज़र नहीं है। तो हम कम अज़ कम जैसे ग्रोसरी की दुकानें हैं या ये सुपर स्टोर्स हैं, जिस तरीके से वहाँ एक हलचल मची हुई है, तो हम लोग तो उनसे कदर मुख्तलिफ हैं। ये कपड़े की दुकानें या इलेक्ट्रॉनिक्स की, फर्नीचर की दुकानें, तो हम काफ़ी हद तक उस पर अमल दरामद कर भी लेंगे। उसकी एक वजह उसामा साहब, अब ये भी मैं क्या बयान करता चलूँ कि हमने इससे ज़्यादा एक आसाब शिकन सूरत हाल नहीं देखी कि जिस तरह 1 माह से ज़ायद अरसे तक छोटे ताजरों ने, डेली वेजेस के लोगों ने कारोबार बंद रखा, घर में अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुके छोटे लेवल के ताजिर मकरूज हो गए। एक लंबी दास्तान है इनकी, दुख भरी। लेकिन अतीक मीर साहब, असल में ना आर्गुमेंट इतना तो स्ट्रांग है दूसरा, अब हम क्यों ना करेंगे इसकी पासदारी? जी ठीक है, लेकिन ये आपने जो थ्रेट किया है कि जी 3 दिन में अगर उन्होंने हुकूमत ने ना किया तो आप तो कारोबार खोल लेंगे, ये भी कुछ ठीक नहीं है। मैं इस पर आता हूँ। नहीं मीर साहब, आज आपका कोई इजलास भी था हुकूमत के साथ, क्या फैसले हुए हैं पंजाब की हद तक? कुछ आप बता सकते हैं कि किस तरह क्या क्या कारोबार खुलेगा, कैसे खुलेगा? कोई फैसले नहीं हुए जी। उन्होंने हमें दोबारा जो है वो एक लॉलीपॉप दे के 1 हफ्ते का और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। क्या 1 हफ्ते का मतलब कि हफ्ते बाद देखेंगे? उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। असल में जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वो ये कि आज हमने अपना लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन मूव की है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सुबह हमें 9 बजे सुन रहे हैं। तो हमें इनसे कोई उम्मीद लेने तैयार नहीं है। अगरचे ये चाहते हैं कि कारोबार खुल जाए, दुकानें खुल जाएं, इनको एहसास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन असल में ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और क्योंकि जब हमें ये पूरी तरह इस चीज़ का इदराक हो गया कि कोई भी इदारा ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो फिर हमने अदलिया से रुख किया और इंशाअल्लाह ताला हमें अदलिया से उम्मीद है कि वो मुनसिफाना फ़ैसला करेंगे। जो SOPs हैं अदालत में बैठकर हमारे इनके साथ तय करवाएंगे और उन SOPs पर जो है वो दरामद करवाएंगे। और अगर हम उन SOPs पर अमल नहीं कराएंगे तो
नहीं मीर साहब, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि पार्शल लॉकडाउन, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जनाब वो बड़े परेशान है कि लोग जो हैं वो घरों में बेरोजगार होकर बैठ रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ उनकी अपनी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कारोबार खुलवाने के लिए कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा। ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि कौन सी रुकावट क्या है पंजाब गवर्नमेंट के सामने। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो आप बात सारे जगह को बेहतर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे थे पहले कि वो लॉकडाउन करना नहीं चाहते, और बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब आज ध्यान आ रहा था कि ये लॉकडाउन हुआ तो लोग मर गए, बच्चे वरना लोग मर जाते, कभी वो 1.5 आदमी मार लेते हैं, कभी वो पहले कहा करते थे कि जी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब वो कहते हैं किसी को पूछूंगा नहीं, गाड़े में काम जाती छोटे का मैं हवाला दे रहा हूँ, जहाँ उन्होंने कहा जो मर्जी पैसा डालो, काला नीला नीला जिसको पहले वो गाड़ी का कर उनके सारा ठीक हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर की तो आप बिल्कुल बात ना करें। और जहाँ तक पंजाब गवर्नमेंट की बात है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कोई ताकत नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट कोई पैसा साझी करने की सलाहियत से आ रही है, ये कोई काम कर सकती नहीं है। ज्यादा हमने मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया, अगर हमें इसे जर्रा बराबर भी हुई होती तो हम अदालत भी न जाते, क्योंकि हमारी वजीर संसद की इजाजत जो है उनके साथ मुलाकातें हुई, हमारी अपना वजीर कानून के साथ मुलाकातें हुई, उन्होंने हमें कहा कि जी आपने जो साक्षात प्रयास करनी है, आप तमाम ताजरों के घड़े और ग्रुप बैठकर हमें पहली साक्षात प्रयास करते थे, हमने कांग्रेस में बैठ के तमाम ताजरों के घरों में एक मुतालबात की लिस्ट तैयार की, उस पर हमने सिग्नेचर की और हमने वो मीडिया को जारी की और हमने इनको दे दी। ठीक है, बावजूद इसके हमारी चीफ मिनिस्टर से उन्होंने 3 अच्छा मीर साहब नहीं साहब अब ये असद खलील साहब अतीक मीर साहब से कोई सवाल। अच्छा अतीक मीर साहब, जिस तरह नहीं मीर साहब भी पंजाब से, वो भी साथ है, ताजर रहनुमा है, आप सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और जिस तरह पार्टियाँ हैं मुख्तलिफ सियासी, वो एक पेज पे इस मामले में भी नज़र नहीं आ रही, तो क्या पूरे मुल्क की ताजर तंजीमें हैं वो यकसू हैं आपस में, और उस हवाले से राब्ते जो आपस में है वो मुश्तरका तौर पर किस तरह आगे लायामल करेंगी? जिस तरह आपने दोनों सूबों से हमने सुन लिया कि क्राइसिस एक वर्स्ट सूरत हाल नज़र आ रही है मुआशी बदहाली की सूरत में, तो इस पर क्या अभी आपने लायामल इख्तियार किया है? देखिए पूरे मुल्क के जो ताजिर हैं वो एक पेज पर हैं, और पूरे मुल्क के ताजिर एक तरफ तो ये चाहते हैं कि वो हर उस एहतियात का हिस्सा बने जो कोरोना से बचाव के तहत की जाएगी, दूसरा ये कि वो इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलें, इस दबाव से बाहर निकलें, जो बढ़ती हुई भूख, बढ़ता हुआ एक कारोबारी एक तबाही है, जो मालियाती दबाव है, पूरे मुल्क के ताजिर इस मामले में एक ये ज़रूर है कि कहीं फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन मसाइल का शिकार सब हैं। हुकूमतों के दरमियान यकीनन कहीं ना कहीं कोई सियासी कोई रस्साकशी भी हमारे मामलात को पेचीदा बना रही है, लेकिन अब जिस तरह सिंध हुकूमत के बारे में एक ख्याल था कि ये वफाक से हट के ये एक नज़रिया रखती है, लेकिन सिंध हुकूमत भी अब उसी राह पे आ गई कि वो ताजरों को चाहती है कि वो कंपनसेट करें, यहाँ सेफ मोड में कारोबार खुल जाए, ये एक अच्छी बात है और एक खुश आइंद बात है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि आने वाले दिन कुछ मुझे इस किस्म के नज़र आते हैं कि अगर इसके लिए हिकमत अमली कोई तैयार नहीं होती, हुकूमत दुकानें खुलवाने के बाद भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ छोटे ताजरों के मसाइल के सिलसिले में पूरी करनी होंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, बास टैक्सेस में कमी है, यूटिलिटीज़ की कीमतों में कमी, पेट्रोलियम की कीमतों में कम, एक बोझ कम करना होगा जो हमें दिन ब दिन जितना ज़्यादा हम लोग माली दबाव में आ रहे हैं, हमें अपने इखराजात का बोझ उतना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अतीक मीर साहब जी मैं समझ रहा कि आप भी फिर अदालत जा रहे होंगे, क्योंकि पंजाब से तो ये खबर आ गई कि वो तो लाहौर हाई कोर्ट चले गए, क्योंकि वो कह रही जी हुकूमत ने तो 1 हफ्ते का मजीद कह दिया कि 1 हफ्ते बाद ही देखेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है प्रोग्राम में, और उसके बाद नैब के हवाले से बात करेंगे कि अब आटा और चीनी बहरान जो आया था उस पर नैब कह रहा है कि हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली है, तो उसकी भी इंक्वायरी अब नैब करेगा, क्या कर पाएगा? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला।
नैब की तरफ से कहा गया है कि चेयरमैन नैब ने अब रावलपिंडी के डीजी नैब हैं इरफान मंगी साहब, उनको 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। ये आटा चीनी जो बाहर आया था, इसमें जो लोग इसमें शामिल हैं, इस माफिया में शामिल हैं, उनके हवाले से फिर देखा जाएगा इन पर क्या कार्रवाई की जा सके। असद खरल साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है, नैब के पास इतना वक्त, इतने वसाइल हैं, पहले जो केस है उनका हमें नहीं समझ आती, अब इसका क्या होगा? अब मामला ये खबर तो आ गई है कि नैब जो है अब इस पर भी मुतरक हो रहा है और अरबों रुपए की जो डकैती की गई, जनाब एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाया गया, जिस तरह सब्सिडी की बात हो, फिर मसनूई किल्लत की बात हो, फिर आवाम की जेबों से जिस तरह अरबों रुपया निकाला गया, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जो है उसके हवाले से भी केस बनता है, जिस तरह सोसाइटियों के लोग लूटते हैं मिलके, जिस तरह कोऑपरेटिव स्कैंडल आपने देखे, मुफ्तियान स्कैंडल आपने देखे, मुजारबा मुशारका स्कैंडल आपने देखे, तो उसमें नैब का कॉग्निजेंस तो बनता है। ये भी तो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज की बात है कि सिर्फ 6 माह के अंदर 104 अरब रुपए लूटा गया, आवाम की जेबों से निकाला गया। इन शुगर जो माफिया है सिर्फ उसी की बात के अंदर मामला पहले तो ये है, मुझे हैरानकुन बात ये है कि उसामा साहब वजीर आजम पाकिस्तान, एक एग्जेक्टिव एक सरबराह है पाकिस्तान का, उसने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर FIA भी है, उसके अंदर IB भी है, उसके अंदर दीगर इंटेलिजेंस इदारे भी हैं। और एक और बड़ी अहम बात मैं बताऊं, अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो मुलाकात इस हवाले से हुई, जो अभी रिपोर्ट आई और उसके बाद फ्रांसिक रिपोर्ट की बात हो रही है, जो कंप्रीहेंसिव आएगी और उसके बाद बड़ा क्रैकडाउन होगा, उसके अंदर पहली मरतबा यानी इंटेलिजेंस इदारे ना सिर्फ MI, ISI, IB, FIA, उन इदारों के नुमाइंदों को भी बुलाया गया और इमरान खान साहब ने उनको कहा, जिस तरह कैबिनेट को उन्होंने इत्मीनान में लिया कि हम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इसमें जो बंदा भी आएगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब वो तो ज़खीरांदोज़ों के हवाले से आर्डनेंस आ गया, KPK के अंदर आ गया कि 3 साल जो स्मगलर है, ज़खीरांदोज़ है, माल उनका जब्त होगा, 50% जितनी वो उनकी पकड़ी जाएगी वो उनको जुर्माना होगा, मुखबर को 10% इनाम दिया जाएगा, वफाकी लेवल पे भी। मामला ये है कि अभी तो फ्रांसिक रिपोर्ट उधर आनी है, FI और पूरी कमेटी में क्या इस दौरान नैब जो है, पहले तो वो एक चीज तो आए सामने, ठीक है, उसके बाद और एक चीज इसमें अहम है, छोटी सी बात, नैब की मजबूरी है क्योंकि FIA प्रोविंशियल और फेडरल को टेकअप नहीं कर सकती, ठीक है, और नैब अगर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता है तो इमरान खान साहब किसी को कहेंगे तो कार्रवाई की सजा तो फिर अदालत दे सकती है, तो उसके लिए तो रेफरेंस दायर करना पड़ेगा। नैब को रेफरेंस दायर करेगा। इस इशू सारे पे देखें, IB ने अपनी रिपोर्ट बनाई, FIA ने अपनी रिपोर्ट बनाई, अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस पे अपनी रिपोर्ट बनाने जा रही है, वो अपनी एक रिपोर्ट दे देगी, 24 तारीख को आ जाएगी रिपोर्ट, तो नैब को काफी सामान तो मिल जाएगा जब ये रिपोर्ट तो इन सब का उसे मटेरियल तो मिल जाएगा। अब इशू ये है कि कुछ चीजें और भी सामने आ रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये समझा जा रहा है कि शायद फेडरल गवर्नमेंट हेजिटेंट है कि वो पंजाब गवर्नमेंट के कुछ चहीते लोगों पर हाथ नहीं डालना चाह रही। तो इसीलिए जो नैब है, अब ये नैब के पास ये केस बनता है कि नैब जो है वो खुद इस केस को देखे, ये सारी रिपोर्ट जहांगीर तरीन के हवाले से एक बड़ी खबर है, जहांगीर तरीन साहब का नाम अब वो पावर स्कैंडल में भी आ रहा है, वो भी रिपोर्ट चली गई है, लेकिन जहांगीर सिंह साहब कह रहे हैं 3 अरब 90 करोड़ तो हमारे देने हैं जनाब, देखिए बजाय इसके हम पर इल्जाम लगा है। अल्टीमेटली इसकी नैब ने ही इंक्वायरी करनी है और नैब के पास ही अख्तियार है कि वो लोग जो जिनके इनमें नाम आ रहे हैं वो इनको पकड़ सकती है। जैसा माजी में हुआ, आपने देखा पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेसी या इनके जितने नेक्सस बने, नैब ने सब पर हाथ डाला। इस केस के अंदर FIA और बाकी कमेटियां रिपोर्ट तो बना सकती हैं, रेफरेंस सिर्फ नैब के पास हो गई बात करने का। बाबू साहब, जहांगीर तरीन का नाम अब पावर स्कैंडल में भी आ रहा है कि अरबों रुपया उसमें भी सर जहांगीर तरीन का भी नाम आ रहा है और लोगों के भी नाम आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के बहुत ताकतवर और बड़े लोगों के भी इसमें नाम आ रहे हैं। नहीं, आटा चीनी का तो है, लेकिन पावर परचेजिंग का बिल्कुल सर ये देखिए, ये बाबर जो मामन है वो तो मैदान में आ गए IPP की सपोर्ट के लिए, दाऊद साहब का भी है, शुरू कर दिया है उनका। ये तो जनाब कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, यानी मियां मनशा एंड कंपनी और इतने बड़े बड़े जो लोग हैं 50 दिन, मैं नहीं कह रहा, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई, आप इसमें ये देखें 15% की बजाय चीनी ये एक्सपोर्ट करें, चीनी ये एक्सपोर्ट पर सब्सिडी ले, उसके बाद ये चीनी महंगी अवाम को बेचें
उसके बाद उसकी फोक से वो बना लें, बिजली बना लें, उसके बाद उसका एक एक जो भी रॉ मटेरियल है सारा बेचें, अरबों रुपया कमाए, और उसके बाद राह बेचते हैं, उसका छिलका बेचते हैं उससे, और गन्ने के जो काश्तकार है गरीब उनको पेमेंट भी ना करें और उसके बाद मजलूम बन के सामने भी आ जाए। तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और वक्त खत्म हो गया, ऐसे लग रहा है कि जितने भी स्कैंडल है, आटा चीनी, अब ये पावर स्कैंडल, वो कोई एक खास क्लास है जिनके या तो उन्हीं के हैं प्रोजेक्ट या उनके इर्द गिर्द के लोगों के हैं, वो एक खास क्लास है जो पूरा ये संभाले हुए सारा नुमाइंदगी कैबिनेट में हर दौर में रही है, हर दौर में। आज के दौर में बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।